आज आपके सामने ट्रंप की बौखलाहट रखने जा रहा हूं। हमने लगातार आपको बताया कि अमेरिका एक ऐसा देश है, मसला ये नहीं कि उसका राष्ट्रपति कौन है, मसला ये है कि अमेरिका हमेशा अपनी दादागिरी चलाना चाहता है और जब वो हार की कगार पर पहुंचता है तो कैसे बौखला उठता है। वो अपने सहयोगियों को भी नहीं बख्शता, गाली गलौज करने से लेकर धमकी देने तक वो किसी भी स्थिति से बाज नहीं आता। अब आप सोचिए कि ईरान के साथ उसकी प्रतिद्वंद्विता चल रही है, लगातार वो चाहता है कि कुवैत के साथ साथ बाकी ये खाड़ी देश भी ईरान पर ग्राउंड ऑपरेशन करने के लिए, यानी ईरान के अंदर अमेरिकी सैनिकों के साथ अपने सैनिक भी खाड़ी देश के अलग अलग देश भेजे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। तो अब सऊदी अरब, जी हां, सऊदी अरब को धमकी दी है, धमकी नहीं, उनके बारे में इतनी गंदी और आपत्तिजनक भाषाशैली का इस्तेमाल किया जो किसी भी राष्ट्र प्रमुख को पसंद नहीं आए। लेकिन देखना यह है कि आखिरकार सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस कोई एक्शन ले पाएंगे, कुछ कह पाएंगे ट्रंप की इस भाषाशैली पर। हाँ, वहां से निंदा प्रस्ताव आ रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं। वहीं अभी हमने आपको दिखाया कि अमेरिका के 3 और प्लेन उड़ा दिए गए। एक और प्लेन आपातकालीन स्थिति में उतरने की आता है, क्योंकि दावा है कि उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हुई है। लेकिन ये क्या वाकई टेक्निकल प्रॉब्लम है, या फिर टेक्निकल प्रॉब्लम से ज्यादा इसमें यह है कि इस पर भी अटैक हुआ है। और जो ग्राउंड ऑपरेशन से पहले ईरान के सारी रसद को खत्म करने के लिए प्लान सेट किया जा रहा था, वो न केवल लीक हुआ बल्कि ये बात पता लग गई कि ईरान की रसद को खत्म करना इतना मुमकिन नहीं है, क्योंकि अमेरिका के पास कोई ऐसा बम, ऐसा हथियार है ही नहीं, परमाणु हथियार छोड़कर, जिससे ईरान पर अटैक करके ईरान की रसद को खत्म किया जाए, नहीं बम गोला बारूद को। तो हुआ क्या, दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबसे पहले जरा ये खबर देखिए, पश्चिमी एशिया से ये खबर निकली है। पश्चिमी एशिया में ईरान जंग के दौरान अमेरिका लगातार सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को नीचा दिखा रहे हैं। ट्रंप प्रशासन MBS यानी मोहम्मद बिन सलमान को युद्ध में दबाव में रखे हुए हैं। साथ ही युद्ध में सऊदी की गुप्त भूमिका भी उजागर हो चुकी है और इसी का फायदा ट्रंप उठा रहे हैं। दरअसल हाल ही में खबर निकलकर सामने आई, पहले तो कुवैत ने अटैक कर लिया, यानी कुवैत एक अकेला ऐसा अरब देश है जो इसमें शामिल हुआ, इस युद्ध में सीधे तौर पर शामिल हुआ है, ऐसी खबर निकलकर सामने आई है। लेकिन मसला यह नहीं है कि वो सिर्फ शामिल हुआ, बल्कि उसके साथ साथ सऊदी अरब की, खासतौर पर कतर और बहरीन की जरूरत भी अमेरिका को पड़ेगी। लेकिन सऊदी अरब को लेकर अब कैसे दबाव बनाया जा रहा है, क्या वाकई मोहम्मद बिन सलमान की कोई गुप्त चीज ट्रंप के पास है जिसकी वजह से वो मतलब गाली गलौज तक उतर आ रहा है, क्या शब्दावली का इस्तेमाल करना है वो दिखाऊंगा। फिर भी सऊदी अरब अमेरिका को आंखें नहीं दिखा पा रहा, सिर्फ निंदा खेल रहा है। अब आप देखिए, पहले सुनिए ये क्या कह रही है। ये एक बड़ा बयान निकलकर सामने आया, शुरुआत से ही सुनिए। First off, what are your thoughts on these remarks from Trump, and how will U.S. allies in the Middle East likely react to some of the statements that he made there? Well, Donald Trump is the most controversial president in the history of the USA presidency. Well, what he said yesterday about the Crown Prince of Saudi Arabia has been perceived as an extremely absurd political language, weird, vulgar, and extremely odd. तो ये क्या कह रहे हैं, कौन है ये? कतर के एक प्रोफेसर है। इनसे जो जर्नलिस्ट है RT की, रशिया टाइम्स की, उन्होंने सवाल किया, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सऊदी अरब प्रिंस इज किसिंग हिज ... आप खुद पढ़ लीजिए क्या लिखा है, एंड टू ओबे हिम। अगर मैं इसे नॉर्मल लैंग्वेज में भी बताऊं तो भी आपत्तिजनक लगेगा। उन्होंने जिस शब्दावली का इस्तेमाल किया वो तो है ही है, जूते चाटते हैं टाइप का, लेकिन जूते नहीं, उन्होंने कुछ और वर्ड बोला है, आप पढ़ सकते हैं, जो हम आपको ट्वीट दिखा रहे हैं। ये पत्रकार ने सवाल किया कि डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की भाषाशैली का इस्तेमाल मोहम्मद बिन सलमान के लिए कर रहे हैं। वो कह रहे हैं वो तो उनकी जेब में है, वो उनके आदेश का पालन करेंगे, यानी ट्रंप आदेश देंगे, मोहम्मद बिन सलमान को ये सब करना पड़ेगा क्योंकि वो उनकी जेब में है, उनके जूते चाटते, जूते नहीं, उन्होंने जो बोला आप समझ सकते हैं। इस पर कतर के जो प्रोफेसर, उन्होंने कहा ये वल्गर लैंग्वेज है, आप अपने साथियों के लिए इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल नहीं कर सकते और ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है और हम इसकी निंदा करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, निंदा करने से क्या? कोई आपके राष्ट्र प्रमुख के लिए इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करे, क्या राष्ट्र प्रमुख की भी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करने वाले के खिलाफ कदम उठाए कोई? लेकिन क्या कदम उठा पाएंगे मोहम्मद बिन सलमान, ये सबकी नजर टिकी हुई है, क्योंकि अमेरिका का मिलिट्री बेस लंबे समय से बना है। खबर यह भी है कि सऊदी अरब की जनता भी मिलिट्री बेस जो अमेरिका का है उसे देखकर बहुत संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है। लेकिन इन सब के बीच लगातार इसी तरह की शब्दावली का इस्तेमाल ट्रंप की तरफ से किया जा रहा है। यही एक बौखलाहट है, क्योंकि ट्रंप समझ गए हैं कि इतने लंबा, एक भाई 2 दिन सोचा था, 48 घंटे में सब खत्म हो जाएगा।
आज 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। अमेरिका इस पूरे संघर्ष में फंस गया। चाहे इसराइल की वजह से फंसा हो या खुद उसकी आदत है हर जगह टांग अड़ाकर हथियार बेचने की, उस वजह से फंसा हो, चाहे कोई भी वजह हो, लेकिन फिलहाल फंसा हुआ है, यह बात क्लियर होती हुई नजर आती है। अब देखिए आगे खबर क्या है। अमेरिकी टैंकर विमान ने इमरजेंसी घोषित की। अमेरिका के यूएस एयरफोर्स का KC-135R स्ट्राटो टैंकर है 7700 स्कॉर्क इमरजेंसी कोड जारी किया गया, यानी कि कुछ ना कुछ इसमें फिर हुआ। रिफ्यूलिंग प्लेन के बारे में मैं आपको लगातार बता भी रहा हूं कि रिफ्यूलिंग प्लेन जो है वो ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं, और यही एक वजह है जिसके चलते दिक्कत भी पैदा हो रही है कि हो क्या रहा आखिरकार। ठीक है, अब रिफ्यूलिंग प्लेन को लेकर है कि एक और रिफ्यूलिंग प्लेन है KC-135R स्ट्राटो टैंकर जॉर्डन के ऊपर इमरजेंसी घोषित की। इराक मिशन के बाद तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर लौट रहा है। ऐसा ही 2 और प्लेन गए थे KC-135R स्ट्राटो टैंकर जो बेन गुरियन एयरपोर्ट यानी इजराइल के एयरपोर्ट से उड़े थे। 10 दिन पहले की बात है, 2 उड़े थे ऐसे, और उनमें से एक मार गिराया था और एक वापस लौट आया था। एक बार फिर ऐसे ही हुआ, इराक के मिशन पर गया लेकिन वापस लौट कर आना पड़ा। तकनीकी खराबी या अन्य आपात स्थिति की आशंका है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की घटना के बीच घटना घटी है, यानी यहां पर भी एक और प्लेन पर मंडराया है खतरा कि किस तरह के हालात वहां पर बनते हुए नजर आए। ठीक है, यानी अगर इसको देखा जाए तो ये 5 और 3 8 और नवा प्लेन होगा ऐसा वाला। 17 फाइटर जेट अलग है, ये नवा प्लेन है अमेरिका का जो अगर ध्वस्त हो गया तो। अब आइए 2 तस्वीरें पहले आपको दिखाता हूं। ये 2 तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, इन 2 तस्वीरों को जरा देखिए। और उसमें लिखा है यजद ग्रेनेड कैसे। इसमें चट्टान के नीचे बड़ी बड़ी जो चट्टानें हैं उसके नीचे दिखाया गया तस्वीरों के जरिए कि वहां हथियार रखे हुए। ये हथियार किसके हैं? दरअसल ये हथियार हैं ईरान के। ईरान के हथियारों तक पहुंच बनाने के लिए अमेरिका एक प्लान सेट कर रहा है कि बंकर बस्टर मिसाइल का इस्तेमाल किया जाए। वो चट्टान को चीरती हुई ईरान की रसद यानी कि बम, गोला बारूद, मिसाइल, ड्रोन सबको तबाह कर दे और उसके बाद फिर उस पर ग्राउंड ऑपरेशन किया जाए। लेकिन क्या इतना संभव है? मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ईरान ने क्या किया, ईरान का डीप अंडरग्राउंड मिसाइल सिस्टम रिजिम की सबसे बड़ी ताकत है। रिपोर्ट्स में दावा है कि ईरान ने करीब 1400 फीट से नीचे की स्थिति में गहराई तक बने मिसाइल टनल और सबवे सिस्टम तैयार किए जो अवैध हैं। अमेरिका का सबसे शक्तिशाली GBU-57 है बंकर बस्टर। ये हमला अगर करता है तो 60 मीटर यानी 200 फीट तक ही घुस सकता है। यानी बंकर के अंदर अगर 200 फीट तक कुछ रखा हुआ है तो उस पर तो अटैक कर सकता है और उसे ध्वस्त भी कर सकता है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या उसके आगे जा पाएगा? अगर 1400 फीट गहराई का दावा सही है तो मौजूदा बंकर बस्टर का बम सीधे तौर पर इतने गहरे टारगेट तक सटीक नहीं पहुंच पाएंगे। हालांकि अमेरिका और इजराइल का दावा है कि वो लगातार हमले करेंगे। तो एक के पहले एक हमला हुआ, फिर 200 मीटर तक 200 फीट तक गया, फिर दूसरी मिसाइल वहीं टारगेट होनी चाहिए, तब जाकर वो 200 मीटर और 2 फीट और, यानी ऐसे तकरीबन 7 से 8 बार हमले करने होंगे तब जाकर बंकर खुद पाएगा। लेकिन क्या एक ही जगह पर सटीक हमला बार बार किया जा सकता है मिसाइल से? पहला सवाल। दूसरा ये कि अगर आप पहला हमला कर देंगे तो क्या ईरान तैयार नहीं बैठा? क्या एयर डिफेंस सिस्टम उसका काम नहीं करेगा? तो इतना आसान हो जाएगा क्या? अमेरिका इसीलिए बेचैन है। वो चाहता है सऊदी अरब जैसे देशों का साथ मिले, वो उसके साथ आए, हमला किया जाए। उधर सऊदी तैयार नहीं है, पहले हां करता फिर ना कर देता है। तो किस शब्दावली का इस्तेमाल कर रहा है? नमस्कार।